Hello students, welcome back to my channel. Today I am taking class for class 10th ICSE. I have taken Candid Biology, the chapter photosynthesis, right? All metabolism begins with chemical raw materials that are collectively referred to as food. हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं कलेक्टिवली जो फूड को ऑर्गेनिजम्स के यूटिलाइजेशन के लिए चेंज करने पड़ते हैं, रिफर्ड जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज फूड के ऊपर होती हैं. सम ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स फ्रॉम इनर्ट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. सच ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज ऑटोट्रॉफ. मतलब जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड अपने आप सिंथेसाइज कर लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ. while others depend upon autotrophs directly or indirectly for the purpose of food and are known as heterotroph. जो अपना फूड अपने आप नहीं बना पाते हैं उनको हम कहते हैं heterotrophs. वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंड रहते हैं. और कुछ इसी में फर्दर कैटेगराइज फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड केमो ऑटोट्रॉफ. फोटो मीन्स लाइट यानी कि फोटोसेंसिस के जरिए फोटो है. केमो ऑटोट्रॉफ्स मतलब जो केमिकल्स के जरिए सल्फर डाइऑक्साइड वाटर वगैरह से मिला करके जो है अपना फूड प्रोडक्ट्स को बनाते हैं. फोटो ऑटोट्रॉफ्स मीन्स लाइट. green colored plants, some algae, they synthesize living matter, means organic compound from the inert inorganic compounds in the presence of chlorophyll and solar energy. Whereas chemoautotrophs utilize energy released by their chemical processes for the purpose of synthesizing their food, that is sulfur bacteria. On the other hand, heterotrophs depend on autotrophs directly or indirectly for the purpose of their food. जो केमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो अपनी एनर्जी यूटिलाइज केमिकल प्रोसेसेस के जरिए अपना फूड बनाते हैं जैसे सल्फर बैक्टीरिया. और हीट्रो ऑटोट्रॉफ्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स से अपना फूड लेते हैं. और फोटो ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं इनऑर्गेनिक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सनलाइट के थ्रू जो है अपना फूड मटेरियल बनाते हैं. तो फोटोसिंथेसिस इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस by which green plants in the presence of sunlight and chlorophyll prepare food in the form of glucose and starch using carbon dioxide and water. फोटोसिंथेसिस ऐसा ही एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि ग्रीन प्लांट सनलाइट क्लोरोफिल वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज और स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज होती है. रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से हमें रॉ मटेरियल्स चाहिए? द रिक्वायर्ड फॉर द इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. दे आर द फोर: कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, solar energy and chloroplast. Carbon dioxide, it is the raw material for the formation of glucose. Plants obtain carbon dioxide from the atmosphere through the stomata. Stomata open or close depending upon the need of carbon dioxide by plant. कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल है ग्लूकोज को बनाने के लिए. ये कार्बन डाइऑक्साइड हम एटमॉस्फेयर से स्टोमेटा के थ्रू लेते हैं प्लांट्स. जब ये स्टोमेटा ओपन या क्लोज होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ जब और इसके अलावा जब फूड ऑक्सीडाइज या हम रेस्पायर करते हैं तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो प्लांट्स उसको भी यूटिलाइज करते हैं. वाटर, second raw material for the process of photosynthesis is water. Plants get water from the soil by absorption. Water, अब जैसा कि आपको मालूम है कि सारे ही प्लांट्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से. रेडिएंट एनर्जी या सोलर एनर्जी, दिस रेडिएंट एनर्जी इज ट्रैप्ड फ्रॉम द सोलर एनर्जी इन द ग्रीन कलर्ड पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट है. ग्रीन पत्तियां हरी हरी होती हैं, ये पत्तियों में ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उस एब्जॉर्ब करके एनर्जी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को कंबाइन करके ग्लूकोज बनाने के काम में आती है. क्लोरोप्लास्ट, दे आर ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड जैसा कि आप जानते हैं, फाउंड इन द ग्रीन कलर्ड
पार्ट ऑफ द प्लांट, जो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं, दे आर वेरी एबंडेंट इन द लीव्स, नॉर्मली 40 to 50 इन ईच सेल, हर सेल में 40 से 50 तक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं. इन द लीव्स दे आर प्रेजेंट मेनली इन द मीजोफिल सेल्स. लीव्स के मीजोफिल, पैलिसेड और स्पंज पैरेन्काइमा होता है प्रेजेंट लीफ में, उसी के मीजोफिल सेल्स में होते हैं अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में. जैसे अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, उसके बीच में पैलिसेड एंड स्पॉन्जी सेल्स होते हैं, उसमें ये प्रेजेंट होते हैं. दे आर फाउंड इन द गार्ड सेल्स ऑफ द गार्ड सेल्स के स्टोमेटा में भी प्रेजेंट होते हैं, और यंग लीफ ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसमें भी होते हैं. सो मोर देन 5 lakh क्लोरोप्लास्ट आर पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ द लीफ सरफेस. मतलब एक लीफ सरफेस के 1 मिलीमीटर के अंदर कम से कम 5 से लेकर 50 लाख तक स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं. क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं बहुत माइन्यूट होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं ऑर्गेनिल्स ऑफ द प्लांट सेल, जो आपको नेकेड आई से नहीं दिखाई देंगे. इसको जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तभी दिखाई देंगे. ईच क्लोरोप्लास्ट डिफरेंटली मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा एंड थाइलेकॉइड्स. अब ये देखिए क्लोरोप्लास्ट जो आप माइक्रोस्कोप के अंदर आपको दिखाई देगा, ये है. सबसे पहला पार्ट होता है मेम्ब्रेन. ये जो आउटर पार्ट ये दिखा, ये मेम्ब्रेन. ये जो बाहर की तरफ है वो आउटर मेम्ब्रेन, अंदर की तरफ इनर मेम्ब्रेन. और इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो ये स्पेस होता है उसको हम पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं. ये देखिए, ये जो इस दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच का स्पेस है उनको हम पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं. और ये जो हीक है इसे हम जो ये पूरा ढेर है थाइलेकॉइड, और सिंगल प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जो सिंगल प्लेट है इसे हम थाइलेकॉइड फ्लैटेंड सरफेस, इसी के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. और स्ट्रोमा मतलब इन इसके बीच में जो ये ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है वो होता है स्ट्रोमा, और बाहर की तरफ ये होता है मैट्रिक्स. और पाइल्स की जो स्टोमेटा, ये जो ग्रैनम होते हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, ये जो होते हैं ग्रैनम के पदार्थ, इसको हम फ्रेट या लैमिली कहते हैं. फ्रेट या लैमिली, ये जिससे कि आपस में ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं. ठीक है, ये हमने आपको बताया. अब देखिए मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट इज कवर्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन एनवेलप. ईच मेम्ब्रेन इज लाइपोप्रोटीन. मतलब ये मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की. केमिकल नेचर इसका होता है जो कि सेलेक्टिवली परमेनेंट, की जो चीज़ें प्लांट चाहेगा वही इसमें अंदर आती हैं, अदरवाइज और कोई इसमें अंदर एंटर नहीं कर सकता है. केमिकल्स नेचर. इन बिटवीन 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट नैरो स्पेस, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस. जैसे कि मैंने बताया 2 मेम्ब्रेन्स के बीच में स्पेस पेरीप्लास्टिडियल. स्ट्रोमा इज फिल्ड विद द कलरलेस ग्राउंड सब्सटेंस लिविंग मैट्रिक्स. ये जो ग्राउंड सब्सटेंस इसमें फिल्ड अप है, ये जो क्या, इसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स. ये जो होता है इसमें मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा. मैट्रिक्स बाहर की तरफ होता है जो ये स्पेस है, और स्ट्रोमा जो होता है इनके बीच में जो फ्लूइड फिल्ड होता है उसको हम स्ट्रोमा ऐसे लेबल करते हैं. और जो बाहर के जहाँ पर ग्रैनम नहीं होते हैं वहाँ पर ये मैट्रिक्स कहलाता है. अब इसके बाद आते हैं थाइलेकॉइड्स. ये थाइलेकॉइड हैं. इन द स्ट्रोमा प्रेजेंट फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर. मतलब प्लेट की तरह जो सरफेस सेल्स होते हैं. ये थाइलेकॉइड्स पाइल्स ऑफ द कॉइन, जैसे ये देखिए एक के ऊपर पाइल्स की तरह अरेंज होते हैं. Thylakoid. Like the piles of the coin, the thylakoids, they are called granum. They are connected by stromatal or fret lamella. ये जो आपस में कलेक्टेड होते हैं, फ्रेट या लैमिली से कलेक्टेड होते हैं. ये जो आपस में ये चीज़ें होती हैं ये कनेक्टेड होते हैं. अब क्लोरोफिल, ये वाइटल पिगमेंट फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द थाइलेकॉइड. द क्लोरोफिल इज हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस. जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम. कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम, they are two important. So 5 types of chlorophyll molecules, out of which commonly occurring most abundant, जब से ज़्यादा होते हैं क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B. Chlorophyll molecule associated with the membranes of thylakoids, about 250 molecules of chlorophylls from one क्वांटासोम. एक क्वांटासोम में 250 मॉलिक्यूल क्लोरोफिल. क्वांटासोम यूनिट होती है जिसमें कि जब हम फोटोसिंथेसिस में इसको हम पढ़ेंगे. कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग 1 क्वांटम ऑफ एनर्जी एंड कन्वर्टिंग इनटू केमिकल. दिस प्रोसेस कॉल्ड फोटोकेमिकल इफेक्ट. मतलब क्वांटासोम 250 मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक क्वांटम एनर्जी का यूनिट है.
एक क्वांटम एनर्जी को ट्रैप करने की क्षमता रखते हैं। तो एक क्वांटम एनर्जी ट्रैप करने के लिए 225 मॉलिक्यूल्स क्लोरोफिल्स की जरूरत पड़ती है। या जैसे लीफ अपीयर्स ग्रीन बिकॉज क्लोरोफिल रिफ्लेक्ट्स ऑफ द ओनली ग्रीन वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड एब्जॉर्ब्स मेनली रेड एंड ब्लू। तो जब लाइट पड़ती है तो रेड और ब्लू वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ग्रीन रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए हमको लीव्स जो है वो ग्रीन दिखाई देती है। In addition to chlorophyll molecules, the chloroplast also contain pigments carotene or xanthophyll. These helps in transfer of light energy to chlorophyll A. Carotene और xanthophyll से light energy जो है chlorophyll A में ट्रांसफर होती है, which is highly sensitive to light. Too much light may be destroyed. सिर्फ 2 से 4% लाइट होती है जैसे कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट यूज करते हैं, बाकी लाइट तो रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्लोरोफिल्स बिकम एक्साइटेड इन द प्रोसेस ऑफ लाइट। जब क्लोरोफिल लाइट फॉल होती है तो जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स का जो आउटर मेम्ब्रेन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइटेड होते हैं। Present light is absorbed which lies electrons inside is high energy level, so it initiates the process of photosynthesis. In the absence of light, the grass turn yellow due to non formation of new. और जब लाइट मतलब जब भी आप देखते हैं पत्तियों को आप ढक के रखें तो वो पीली पड़ जाती है, लेकिन जब ग्रीन एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होती हैं तो वो ग्रीन रहती है। क्यों? उनको लाइट मिलती है। राइट, द ओल्डर क्लोरोफिल डिजनरेट्स एंड टू मच लाइट डिस्ट्रॉयज क्लोर। बहुत तेज धूप होती है तो भी पेड़ देखिए जल जाते हैं और ऑप्टिमम लाइट मतलब 25 से 35 डिग्री बेसिकली 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल के लिए अच्छा होता है, और उसके दौरान फोटोसिंथेसिस भी जो होता है वह तेजी से होता है। अब मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमा, जैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमा इट इज रेगुलेटेड बाय द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। ये गार्ड सेल की टर्जिडिटी के ऊपर है। स्टोमा इज ओपन व्हेन द गार्ड सेल्स आर टर्जिड, जब वो फुली टर्जिड होते हैं। ऑन लूजिंग टर्जिडिटी द स्टोमा गेट्स क्लोज। तो शुगर कंसंट्रेशन जो ओल्ड थ्योरी के हिसाब से ड्यूरिंग द डे टाइम एज द फोटोसिंथेसिस इज देयर, cells start photosynthesis, so the sugar produced during the process increases the osmotic pressure, and due to increased osmotic pressure water enters in the guard cell because of end osmosis from the adjoining cells. Hence the guard cells become turgid and bulge outwards due to their thin outer wall and widening the stomatal opening. जैसे ये देखिए वॉल है, तो जब मैकेनिज्म ओपन होते हैं तो जब ये टर्जिड कंडीशन होती है तो वॉल स्ट्रेच होती है, स्टोमेटा ओपन, और जब शुगर कंसंट्रेशन बंद होता है, ये जब फ्लैसिड कंडीशन आती है तो ये स्टोमेटल कोर बंद हो जाते हैं। According to potassium ion concentration theory, opening and closing of the stomata depends on the generation of potassium ion gradient. मतलब डे टाइम में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ द गार्ड सेल्स। तो इससे क्या होता है, एटीपी लाइट का प्रोडक्शन होता है, एटीपी इन द लाइट रिएक्शन फेस, एटीपी पंप्स पोटेशियम आयंस एडजॉइनिंग सेल्स इनटू गार्ड सेल। तो जब एटीपी पंप करती है तो पोटेशियम आयन कंसंट्रेट गार्ड सेल्स में, it makes them hypertonic, so the water from the adjoining cells rushes inside the cell. तो वाटर जो है आसपास से गार्ड सेल्स में तेजी से जाता है, तो गार्ड सेल्स मूव आउटवर्ड्स, तो वो सेल्स आउटवर्ड मूव करते हैं ओपन के लिए। एंड द टर्जर ऑफ द गार्ड सेल द गार्ड सेल्स एंड द स्टोमेटल पोर क्लोज है। और जब टर्जर ऑफ द गार्ड सेल्स एंड द स्टोमेटल पोर मतलब जब टर्जर जो गार्ड सेल्स फ्लैसिड कंडीशन में या क्लोज होता है, टर्जिड जब फुली टर्जिड कंडीशन होती है तो पोर ओपन होता है। अब मेसोफिल पैलिसेड और स्पेंजोसाइट जो मेसोफिल सेल्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, लीव्स आर द मेन सेंटर्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो डे टाइम में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स ट्रैप सोलर एनर्जी, डे में ही तो सोलर एनर्जी आएगी जब दिन होता है। दे ट्रैप्ड एनर्जी यूटिलाइज इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, दे आर द इनऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स। सो ऑक्सीजन गैस इज evolved एज ए बाई प्रोडक्ट, ऑक्सीजन गैस बाई प्रोडक्ट है। सो ओवरऑल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन फोटोसिंथेसिस। क्या होता है ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज C6H12O, ऑक्सीजन इज रिलीज एंड वाटर इज गिवन आउट. So 6 molecules of water liberated in the equation above are those that are reformed during a chain of reactions and not out of the origin. So the process of photosynthesis is not a single step process. It involves many steps. एक process नहीं, कई steps होते हैं. And various steps which are involved in photosynthesis, they are divided into 2. Light or Hill reaction और photochemical reaction या light dependent phase. दूसरा है आपका dark और Blackman's reaction या biosynthetic और light independent phase. तो पहले हम आते हैं light और Hill reaction of photochemical phase.
और लाइट डिपेंडेंट फेज. दिस प्रोसेस अकर्स इन थाइलेकॉइड, ये थाइलेकॉइड में होती है. प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सो द नेम लाइट रिएक्शन, इसीलिए चूंकि लाइट के प्रेजेंस में होती है इसलिए इसको हम लाइट रिएक्शन या फोटो केमिकल फेज कहते हैं या लाइट डिपेंडेंट फेज. मेनली कंसर्ट फॉर्मेशन ऑफ, इसमें क्या होता है, NADPH रिड्यूसिंग एजेंट एंड ADP. NADPH और ATP का फॉर्मेशन होता है. दिस कंपाउंड कंस्टिट्यूट एसिमिलेटिंग पावर, यानी कि ये जो एसिमिलेटिंग पावर को जनरेट करता है. एंड अनदर एंड मॉलिक्यूल एज ए बाई प्रोडक्ट और ऑक्सीजन रिलीज होते हैं. इसमें क्या होता है, सबसे पहला स्टेप एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल. एक्टिवेशन क्लोरोफिल ऑन एक्सपोजर टू लाइट एब्जॉर्ब रेडिएंट एनर्जी फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट एनर्जी दैट इज कॉल्ड फोटॉन, एंड बिकम्स एक्टिवेटेड. जब होती है तो उसे इलेक्ट्रॉन्स से रिलीज होते हैं. फिर क्या होता है दूसरे में, फोटोलिसिस ऑफ वाटर मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन आयन है. जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस में ब्रेक होते हैं with the light energy, that is called photolysis of water. अब radiant energy sunlight absorbed by chlorophyll transformed into chemical energy. जो लाइट एनर्जी है केमिकल एनर्जी के फॉर्म में होती है. तो ये केमिकल एनर्जी कैपेबल होती है जिससे कि वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस में ब्रेक होता है. और हाइड्रोजन आयंस होते हैं, ये हाइड्रोजन आयंस NADP से मिलके NADPH बनाता है. और जो हाइड्रोक्सिल आयंस आपस में मिल करके वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं. और तो हाइड्रोक्साइल प्रोड्यूस एज रिजल्ट ऑफ फोटोलिसिस ऑफ वाटर ऑक्सीडाइज टू वाटर एंड ऑक्सीजन. यानी कि जो ये हाइड्रोक्सिल आयंस होते हैं ये आपस में इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं और यही इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू एनर्जी फर्दर ट्रांसफर होती है और इससे वाटर और ऑक्सीजन इवॉल्व होती है. सो वेरी क्लियर, होल ऑफ द ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल. इससे क्लियर होता है कि it's very clear whole of the oxygen released during photosynthesis is from the water molecule and no molecule of oxygen is released from carbon dioxide. अब जो नेक्स्ट आता है फोटोफॉस्फोरिलेशन. फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी रिच ATP molecules from ADP molecules with the help of the energy from electrons that is released in जो electrons photolysis of water में released होते हैं, जो इसमें released होते हैं ना adding one phosphate group दैट इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोरिलेशन. तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होता है ये ऐड होता है इस इलेक्ट्रॉन को एज ए डाइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट में. इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन द अबव रिएक्शन पिक्ड अप बाय सर्टेन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, जिसमें सारे और भी कई रिएक्शंस होती हैं जो आप 12th में पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के डिटेल में, क्रेब्स साइकिल है वगैरह डिटेल. व्हेन इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू दिस कैरियर्स दे डिसिपिएट एनर्जी, मतलब ये एनर्जी रिलीज करती है एंड दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक. तो जब ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से रिएक्ट करके एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में एनर्जी ली, यही एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स फॉस्फेट बॉन्ड्स में ADP से ATP में चेंज होता है. और प्रोडक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट जो इससे जो वाटर, इससे आपका ये देखिए जो वाटर होता है, जो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयंस. सो इट इमीडिएटली पिक्ड अप बाय NADP एक्टिवेटेड बाय इलेक्ट्रॉन. तो रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूसिंग NADPH. तो ये जो NADP है, जो प्रोडक्शन ऑफ रिड्यूसिंग क्या होता है, NADP इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए, हाइड्रोजन आते, तो ये NADP इलेक्ट्रॉन्स NADPH में चेंज होता है. तो ये NADP इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन एंजाइम्स का NADPH बना, दो ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज हुए और ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ चेंज होकर ADP मिला. ये सारे रिएक्शन जो है लाइट रिएक्शन. सो दिस इज फॉस्फोरिलेशन, दैट इज एडिशन ऑफ फॉस्फेट, इसलिए इसको फॉस्फोरिलेशन कहते हैं. एंड इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सो इट इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोरिलेशन. फॉस्फोरिलेशन मतलब फॉस्फेट बॉन्ड अटैच्ड होते हैं. फोटोफॉस्फोरेशन चूंकि लाइट की प्रेजेंस में होता है इसलिए इसको हम फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं. अब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं डार्क और ब्लैकमैन्स रिएक्शन, बायोसिंथेटिक फेस और लाइट डिपेंडेंट फेस. इन डार्क फेस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू ग्लूकोज बाय मीन्स ऑफ द एनर्जी एंड रिड्यूसिंग पावर एनीवे. अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस होती है एनर्जी पावर NADPH. ये आपका डार्क फेस है. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड एनर्जी एंड रिड्यूसिंग पावर NADPH प्रोड्यूस ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन. एंड फॉर डार्क रिएक्शन देर इज नो नीड ऑफ लाइट, hence called dark reaction. So this process occurs in the stroma of chloroplast.
In this phase, light reaction takes place in the granum of chloroplast and dark reaction takes place in the stroma of chloroplast, right? Fixation of carbon dioxide reducing of carbon. अब इसमें क्या होता है, carbon dioxide is reduced or fixed to C6H12O with the help of hydrogen from NADPH produced in the light reaction. भाई कार्बन CO है, हाइड्रोजन और चाहिए तो ये NADPH से आ गया. So energy required for this process is provided by ADP और इसको चेंज करने के लिए एनर्जी है वो ATP से मिलती है. That is also produced in light. So synthesis occurs in a number. इसमें कई steps होते हैं, 12 steps होते हैं. Catalyzed by the various enzymes, carbon dioxide enters into the cycle of reactions starting with ribulose biphosphate and at the end cycle glucose is synthesized and रिब्यूलोस बाइफॉस्फेट इज रियल. तो रिब्यूलोस बाइफॉस्फेट साथ कंबाइन करके जैसे कहते हैं कैल्विन एंड बेंसन, मेल्विन कैल्विन और बेंसन ने इस साइकिल को डिस्कवर किया था, इसलिए इसको कैल्विन बेंसन साइकिल कहा है. कैल्विन बेंसन साइकिल, डार्क रिएक्शन, ये सब एक ही चीज है. ओवर जैसे रिब्यूलोस डाइफॉस्फेट है, 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के, 18 ATP मॉलिक्यूल्स, NADPH प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये सब मेन करके रिब्यूलोस डाइफॉस्फेट फ्री होता है. ये ओवरऑल रिएक्शन है. इसके पहले 12 रिएक्शंस और होती हैं, हर स्टेप में ये अलग अलग कंपाउंड्स बनते हैं. वो डिटेल्ड स्टेप्स आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्लास 10th में इसका डिटेल नहीं है. तो इसमें ग्लूकोज बनता है, 18 ADP मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वापस होते हैं फॉस्फेट और NADPH NADP में चेंज होता है और वाटर. So glucose molecule C6H12, it's a simple sugar readily soluble in water and the fixation of carbon dioxide to glucose takes place in the stroma. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्शन देखिए, इसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दो चीज़ें चाहिए. एनर्जी आपको सनलाइट से मिली और क्लोरोफिल कॉम्बिनेशन का काम करता है. तो जब सनलाइट से एनर्जी जैसे वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो NADP NADPH बनाते हैं और हाइड्रोक्सिल आयंस मिलकर के वाटर और ऑक्सीजन वो निकालते हैं. और इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन जब वाटर बनने में हाइड्रोक्सिल आयंस में जब ये मिला करके वाटर और ऑक्सीजन निकालते हैं तब उसे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज, वो इलेक्ट्रॉन्स इनऑर्गेनिक वो ADP को ADP में चेंज करते हैं. तो फिक्सेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस विद द स्ट्रोमा. Dark reaction does not mean it takes place in the light in the dark. Simply dark reaction does not require sunlight. डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है. एंड लाइट एंड कटर ऑलमोस्ट ये हमेशा बराबर चलते रहते हैं. एंड द गैप बिटवीन द टू इज लेस देन 1000. मतलब जैसे ही लाइट रिएक्शन कंप्लीट होती है तुरंत डार्क रिएक्शन स्टार्ट होती है. लेकिन डार्क को डार्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें लाइट की ज़रूरत नहीं होती है. जैसे देखिए बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में आप देखिए, ये लाइट रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन. यहाँ पर क्या है, ये वाटर, जैसे ये देखिए वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयंस में, ये हाइड्रोक्सिल आयंस आपस में मिलके वाटर और ऑक्सीजन मिले, इससे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ. अब ये इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है कैरियर सिस्टम में क्लोरोफिल में गया, तो इस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन और जो हाइड्रोजन आयंस है ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयंस इसने इसको न्यूट्रलाइज किया और NADP NADPH में चेंज हो गया. अब यहाँ पर ADP ATP में चेंज हो गया इसी से इलेक्ट्रॉन से. ये अब स्टार्च ये कार्बन इससे कंबाइन हुआ, रिब्यूलोस डाइफॉस्फेट, ग्लूकोज स्टार्च हुआ, राइट. द नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च एंड अदर कंपाउंड. द प्रोसेस बाय विच सेवरल मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज आर ट्रांसफॉर्म्ड to produce one molecule of starch is called polymerization. What is polymerization? The process by which several molecules of glucose are transformed or changed to produce one molecule of starch is called polymerization. So starch is insoluble in water. Starch पानी में insoluble होता है. So it is used for the storage of food in plant. इसलिए starch जो है प्लांट्स में फूड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है. इन सम प्लांट्स ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज या अदर, कुछ प्लांट्स में ये ग्लूकोज सुक्रोज या अदर पार्ट्स में चेंज हो जाता है. फोटोसिंथेसिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ एंड प्रोडक्ट. 3 ग्लूकोज, C6H12 सिंपल शुगर, वाटर एंड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज गिवन आउट during the process of photosynthesis and water is evolved that is used in various water metabolic activities में यूज होता है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है और ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में प्लांट्स में स्टोर होता है.
Some of the glucose produced during photosynthesis is oxidized immediately for the release of energy required for the metabolism of cell. The rest of the glucose is converted into insoluble starch. It is stored in the cells as a reserve food material. It is also transported to non-photosynthetic cells in the form of sucrose. मतलब ग्लूकोज कुछ तो प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं, जो नहीं यूटिलाइज करते हैं वो ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में प्लांट में स्टोर रहता है, और जो नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट सेल्स के होते हैं उसमें सुक्रोज के फॉर्म में ये ट्रांसफर होता है. Water produced during photosynthesis is required for the continuity of the life processes. Oxygen, it is produced during photosynthesis, partially utilized by the plant, and rest it is in the leaf cells where the photorespiration occurs, but major portion is released into the atmosphere. मतलब कुछ प्लांट्स के द्वारा यूटिलाइज होती है, बाकी एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है स्टोमेटा के थ्रू. लीफ सरफेस पे स्टोमेटा होता है. So the oxygen released help in maintenance air composition constant. तो जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो एयर का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखने के लिए उसमें हेल्प करती है. Used by the animals and the plants for the purpose of oxidation of glucose. यही ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं रेस्पिरेशन में, जो कि ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करती है और एनर्जी रिलीज करती है. एंड द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड विच इज यूटिलाइज बाई प्लांट्स. मतलब हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज करते हैं, प्लांट्स ऑक्सीजन निकालते हैं जो कि एनिमल्स यूज करते हैं. सो इट मीन्स रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस आर एंटागोनिस्ट. ये आपस में एक दूसरे से उल्टे अपोजिट प्रोसेस हैं, and they help to maintain oxygen and carbon dioxide concentration in the air constant. तो भाई प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं. एनिमल्स ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं. तो इसलिए दोनों ही मिलके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जो है एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट रखने में हेल्प करते हैं. सो स्टोमेटा दे आर मेंट फॉर द डिफ्यूजन CO2, जो उसमें CO2 डिफ्यूज होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, बट CO2 डिफ्यूजेस एट द सेम टाइम लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस्ट ड्यू टू ट्रांसपायरेशन. वाटर भी वाटर वेपर के फॉर्म में ही होता है. सो प्लांट्स दे हैव टू प्ले द प्राइस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपायरेशन. सो फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट जो है उसको पे करते हैं प्रोसेस ट्रांसपायरेशन. एक्सेस ऑफ वाटर इज ऑल्सो रिलीज. The evaporation of water through the green parts of the plant in the form of water vapors, that is what called transpiration, right? So carbohydrates formed in photosynthesis. जो respiration है, most cells receive sugar through phloem, so broken down during respiration to live energy. respiration में ये sugar breakdown होती है और energy. Some of the sugar may be stored for the future use either in the organs. कुछ अपने ऑर्गन्स में, जैसे जब प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में होता है, एनिमल्स में लिवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में बॉडी में स्टोर होते हैं. एंड सच एज जैसे बुलबिल्स, यानी कि ये जो बल्ब्स होते हैं, ये बल्ब जैसे आपका टोमेटो है, ट्यूबर्स है, पोटैटो है, बल्ब है जैसे आपका ऑनियन है, गार्लिक है, कॉम्स है, राइजोम्स है, ये अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस हैं स्टेम के. एंड नेक्स्ट जनरेशन इन द सीड्स ऑफ फ्रूट, और या फिर सीड्स ऑफ फ्रूट्स के फॉर्म में फूड मटेरियल स्टोर होता है. शुगर इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च फॉर द स्टोरेज, बट जनरली इट इज स्टोर्ड एज अ सुक्रोज इन द शुगर केन. शुगर केन सुक्रोज के फॉर्म में शुगर केन में स्टोर होती है. एंड दो इन फैक्ट मोस्ट ऑफ आवर वेजिटेबल्स आर रियली प्लांट फूड स्टोरेज ऑर्गन. वेजिटेबल्स जो होती हैं ये भी हमारे प्लांट स्टोरेज ऑर्गन, जैसे पोटैटो ट्यूबर्स स्टोरेज स्टेम, carrot, turnip, beetroot storage roots. Carbohydrates converted to oils for storage, mustard oil, groundnut oil, and sugar also transported to actively growing parts of the plant where they provide energy or used in the formation of cellulose, fats and protein. Transportation मतलब translocation of organic compounds in the plant, मतलब प्लांट्स के दूसरे पार्ट में भी जाता है जिससे वो भी उसको यूज करके यूटिलाइज करते हैं. द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड अदर ऑर्गेनिक टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस लीव्स के सेल्स में होती है, बट दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नीडेड बाय ऑल सेल. लेकिन ये जो कंपाउंड्स होते हैं प्लांट्स के दूसरे पार्ट भी यूटिलाइज करते हैं, उनको भी चाहिए. सो द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इन द लीव सेल इज कंटिन्यूअस एंड वेरी रैपिड. तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन लीफ में होता है, लगातार होता है और बहुत
तेजी से होता है. इट कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड टू अदर सेल्स विद द सेम रैपिडिटी. उतनी ही तेजी से ये दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट नहीं होता है. इसलिए मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू इनसॉल्युबल स्टार्च. इसलिए चूंकि उतनी तेजी से नहीं होता है तो जनरली जो ग्लूकोज जो होता है ये स्टार्च में चेंज होता है टेम्परेरी स्टोरेज के लिए. एट नाइट दिस स्टोर्ड स्टार्च कन्वर्टेड इनटू सॉल्युबल सुक्रोज. और जब रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तब ये स्टार्च रिकन्वर्ट होता है सॉल्युबल सुक्रोज में. And the soluble sucrose in the form of solution transported to all the cells of the plant. Sucrose translocated to all the cells of the plant passes through the veins of the leaves down through the phloem of stem and root. मतलब जो veins होती हैं जो आपके xylem of phloem जो conducting strands होती हैं उसके थ्रू जो होते हैं ये रूट से स्टेम की तरफ, स्टेम से रूट की तरफ जाते हैं. And they converted into glucose in the different cells. So partially oxidized in respiration release the energy and rest is converted into starch for the purpose of storage. जैसे कि पोटैटो में स्टोर होता है. अब एडाप्टेशंस क्या होते हैं लीफ के? लीफ सरफेस, द सरफेस एरिया ऑफ द लीफ इज वेरी लार्ज क्योंकि ब्रॉड स्टैंडर्ड पेट सरफेस होता है. तो इस सरफेस पे जो है फॉर्मेशन जो है इसका हेल्प इन मैक्सिमम सनलाइट जो ये होता है. तो सरफेस पे लाइट जो होती है वो मैक्सिमम फॉल होती है इस सनलाइट पे. लीफ का अरेंजमेंट ऐसा होता है कि राइट एंगल टू राइट सो दैट मैक्सिमम सरफेस ऑफ द लीफ इज एक्सपोज टू द सनलाइट. उसका अरेंजमेंट ऐसे होता है कि उसको मैक्सिमम सरफेस मिले. क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग क्लोरोफिल्स कंसंट्रेटेड इन द अपर लेयर ऑफ सेल. जैसे पैलिसेड और पैरेन्काइमा स्पॉन्जी. तो पैलिसेड अपर लेयर पे होते हैं जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है और जो लोअर सरफेस होता है जो डिफ्यूज सनलाइट होती है उसमें जो है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होते हैं जिसमें कि बड़े बड़े एयर स्पेसेस होते हैं. तो अपर लेयर ऑफ द लीफ सेल वाज ट्रैपिंग मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द सनलाइट. इसलिए न्यूमरस स्टोमेटा क्विक एक्सचेंज नंबर ज़्यादा स्टोमेटा कहाँ होते हैं? लोअर सरफेस पे होते हैं. थिन होती है लीफ. एक रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द एडजॉइनिंग जो कि पतला होता है. पतला होने से ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इजी होता है. नेटवर्क ऑफ वेन्स ऑफ वेनलेट दैट हेल्प इन रैपिड ट्रांसपोर्ट. जैसे अपनी लीफ होती है तो लीफ में जो वेन्स और वेनलेट्स होती हैं उसके जरिए बहुत तेजी से ट्रांसपोर्ट होता है. क्यूटिकल एंड अपर एपिडर्मिस आर ट्रांसपेरेंट एंड वाटरप्रूफ सो दे अलाउ ए लाइट टू एंटर फ्रीली. अब क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस क्या क्या होते हैं? एक्सटर्नल जैसे लाइट है, रेडिएंट एनर्जी, लाइट important factor, intensity, quality and duration. About 0.2 to 1% of the total solar radiation utilized in photosynthesis. 2 से 1% तक maximum 2% of the light total falls on the plants is utilized in photosynthesis. Light intensity increases the rate of photosynthesis and high light intensity photosynthetic apparatus may get damaged. So that is called solarization. जब बहुत लाइट इंटेंसिटी होता है, जब लाइट इंटेंसिटी बहुत हाई हो जाती है तब वो जो क्या होता है फोटोसिंथेसिस जैसे ही रेट होती बढ़ता है लेकिन एक स्टेज पर ये कांस्टेंट होता है. उसके बाद जो कांस्टेंट तो उसे सोलराइजेशन. फोटोसिंथेसिस इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइट क्वालिटी. ब्लू एंड रेड रीजन्स दे आर विजिबल स्पेक्ट्रम एंड मोस्ट इफेक्टिव एंड द ग्रीन इफेक्टिव एंड ग्रीन द लीस्ट. ग्रीन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव उसमें होते हैं जो ब्लू और रेड रीजन्स होते हैं और ग्रीन जो होता है लीस्ट अफेक्टेड होता है. तभी देखिए जो ग्रीन सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है तभी पत्तियां जो है हमें ग्रीन दिखाई पड़ती. एंड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द ड्यूरेशन ऑफ द. जितनी ही लाइट होगी फोटोसिंथेसिस उतना ही ज़्यादा. कार्बन डाइऑक्साइड, if the light intensity is good and temperature is optimum, the increase of oxygen concentration increases the rate of. जितने ही अपनी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मेन कंटेंट होता है. टेम्परेचर एट विच रेट ऑफ फोटो मैक्सिमम दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर दैट इज 35 डिग्री. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था 35 डिग्री में मैक्सिमम होता है और 40 डिग्री पर एकदम खत्म हो जाता है. तो मैक्सिमम रहता है एंड ए राइज ऑफ 10 डिग्री बिलो ऑप्टिमम टेम्परेचर डबल्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. द लाइट इंटेंसिटी दैट इज कॉल्ड क्यूटन लॉ. क्यूटन मतलब 10 उस पर जो होता है जैसे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. जैसे जैसे ये टेम्परेचर जो ये जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ये लाइट इंटेंसिटी. तो जैसे जैसे लाइट रेट तो ऑप्टिमम मैक्सिमम जो होता है ये 35. उसके बाद फिर ये नीचे गिरने लगता. तो 30 से 35 डिग्री पर जो होता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होता है. फर्दर राइज ऑफ 20 डिग्री टू 30 डिग्री, 22 टू 30 डिग्री या 25 से 50 डबल्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. वाटर अंडर नॉर्मल कंडीशंस water has no direct bearing on the rate, but if the water supply is poor they decreases the rate. अगर water supply कम होता है तो rate of photosynthesis करता है. internal factors क्या होते हैं जिससे कि photosynthesis हमें जैसे chlorophyll, deficiency of magnesium that loss of chlorophyll, hence leaves are not able to absorb sunlight.
Structure, size and distribution of stomata and thickness of the cuticle influences the amount of carbon dioxide light entering the leaf. मतलब जो उसकी थिकनेस जो होती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लाइट एंट्रिंग, इससे भी जो रेट फोटोसिंथेसिस का इफेक्ट होता है. शुगर, एक्यूमुलेशन ऑफ शुगर एंड स्टार्च, अगर ज़्यादा शुगर और स्टार्च एक्यूमुलेट है तो भी फोटोसिंथेसिस का है. डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑल्सो रिड्यूस है, मतलब अगर पानी की कमी होगी तो प्रोटोप्लास्ट कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, ये फ्लैसिड कंडीशन में होगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होगा. अब सिग्निफिकेंस क्या, मतलब क्या क्या इसके इंपॉर्टेंस होती है. फोटोसिंथेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट टू सस्टेन द लाइफ. अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो सोलर एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड ऑल द प्लांट्स दे आर नॉट एबल टू टेक. जितने भी प्लांट्स हैं उनको एनर्जी नहीं. द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज दैट ओनली सन, सोलर. और सोलर एनर्जी में सिर्फ ओनली ग्रीन प्लांट्स हैज गॉट द कैपेसिटी to change this solar energy into chemical energy, so that all plants, they depend on plants, or animals depending on plants, they provide the food. So synthesis of food, organic substance, food becomes ultimate source of energy and life for all the living organism, helps in maintaining food chain amongst the producer, herbivores and carnivores. जैसे बताया ना, but main जो change है start तो अगर producer नहीं होंगे तो herbivore, carnivores कहाँ से आएंगे. So food chain may have a number of steps, but the starting point is always plant, that is producer. So non-green plants like fungi and bacteria obtain their food from decaying organic matter in the environment. So right said, all flesh is a grass. तो इसीलिए कहते हैं जो भी फ्लैश, मतलब जो भी प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स है वो ग्रास है. Oxygen, it is the only method which releases oxygen in the atmosphere. It keeps the oxygen concentration constant. Oxygen supports all life on the earth. Carbon dioxide helps to keep the carbon dioxide concentration in the atmosphere. Carbon dioxide released due to respiration of living organism being incorporated in glucose during birth. So carbon dioxide is the essential part. Photosynthesis changes in the atmosphere, in the air, that is the compensation point. जब क्या होता है, जब डॉन मतलब सुबह या शाम के समय डस्ट में लाइट इज डिम, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इक्वल टू द रेस्पिरेशन. तो जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का रेट बराबर होता है उस पॉइंट को हम कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं. ठीक है, अब आगे आपके यहाँ एक्सपेरिमेंट्स आते हैं फोटोसिंथेसिस. देखिए एक्सपेरिमेंट फोटोसिंथेसिस रिसर्च है, तो ये एक्सपेरिमेंट्स जो है आपके यहाँ ये सारे आपके आई हैव गिव यू द एक्सरसाइज. Here you see the remember points. Just click a picture over there. This one. Again you have a click picture over here. You will get all the points. And just click a picture over here. There you are able to get the important definitions. And in my another video you are able to get solved exercise of the chapter also. I hope you got it everything clear. Any doubt anywhere, ask me in the comment section. If you like this video, please subscribe to my channel. Again we will meet in the next video. Thank you.